हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार। आज के लेक्चर में हम IS2 इन्वेंट्रीज का डिटेल रिवीजन करेंगे। यह इस डिटेल रिवीजन में हम वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर रिवीजन में कवर कर लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बाइफरकेशन कर पाओगे IS16 यानी कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो समझो क्या है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने असेट्स हेल्ड करी है, क्यों करी है? सेल करने के लिए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर कोई प्लांटेड मशीनरी आपके पास है, आप उस प्लांटेड मशीनरी को अपने बिजनेस में यूज करते हो, है ना? ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हो, तो क्या आपकी ये इन्वेंट्री है क्या? नहीं, क्योंकि आपका काम इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने का नहीं है ना। आप प्लांटेड मशीनरी को आपने हेल्ड किया हुआ है, क्यों? यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो प्लांटेड मशीनरी कहाँ क्लासिफाइड होती है? IS16 के अकॉर्डिंग PPE बोलते हैं हम उसको। तो यहां पर कब इन्वेंट्री कब बोलेंगे? उसी प्लांटेड मशीनरी को जब हमने उसको हेल्ड किया हुआ सेल करने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हम प्लांटेड मशीनरी परचेस करते हैं और उसको सेल कर देते हैं, या फिर प्लांटेड मशीनरी को हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए देखो, फिनिश गुड्स, है ना। फिनिश गुड्स होता है किसी भी चीज का, जैसे कार हम बनाते हैं और सेल करते हैं, तो कार क्या फिनिश्ड हो चुकी है, तो ये कार जो है हमारी इन्वेंट्री है। चलो, नेक्स्ट पार्ट है इस डेफिनेशन का। अब वो फिनिश्ड तो नहीं है, फिनिश्ड तो नहीं है, सेमी फिनिश्ड है। सेमी फिनिश्ड है, तो क्या फिर भी वो इन्वेंट्री है? यस, इसको बोलते हैं हम WIP। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारी इन्वेंट्री होती है। इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल्स, एग्जाम्पल के लिए, कार पार्शली असेंबल्ड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। पार्शली असेंबल्ड है, ठीक। अब अभी हमने कार नहीं बनाई, ना ही प्रोसेस में है, अभी हमने रॉ मटेरियल परचेस किया है कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो क्या ये रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री है? यस, ये आपकी इन्वेंट्री है ना। कहाँ लिखा हुआ है इन्वेंट्री के डेफिनेशन में? देखो, इन द फॉर्म ऑफ द मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल आर सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन आर सर्विसिंग रेंडर, सर्विस रेंडरिंग। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? अगर आपने रॉ मटेरियल भी आपके पास है, जो आप यूज करोगे कहाँ पर? प्रोडक्शन में यूज करोगे ना, तो ये भी आपका क्या है? इन्वेंट्री है। अब एक और चीज यहाँ पर समझो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे मटेरियल और सप्लाईज में क्या डिफरेंस है? मतलब मटेरियल क्या और सप्लाईज क्या है? जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाए, सप्लाईज आपने ली, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, ऑयल भी लगेगा ना, वहाँ मशीन चलेगी, तो लुब्रिकेंट ऑयल, तो ये क्या है? सप्लाईज। आप इसको कंज्यूम कर लोगे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। अब एक और सर्विस के केस में एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल रन कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो वहाँ पर मेडिसिन यूज हो रही है, वहाँ पर ग्लव्स यूज हो रहे हैं, तो ये क्या है आपके? ये आपकी सप्लाईज है जो कि कंज्यूम्ड हो जाएगी सर्विस देने में। हेयर सैलून का अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप सैलून जाते हो तो सैलून में मान के चलो शेविंग करवा रहे हो, तो शेविंग क्रीम जो यूज हो रही है वहाँ पर, या फिर वहाँ पे हेयर डाई करने के लिए जो डाई, एक डाई क्रीम यूज हो रही है, तो ये क्या आपके सप्लाईज है जो आप सर्विसेज रेंडरिंग करने में यूज करते हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया। MCQ पूछा जाता है, अगर इन IS2 के ऊपर अगर MCQ आता है ना, तो यहां से आने के चांसेस बहुत होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक बिल्डिंग है, बताओ ये बिल्डिंग आपकी इन्वेंट्री है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, आप बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग को क्या बोल देते हो? PPE बोल देते हो। तो हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेना है, एग्जाम्पल के बेसिस पर नहीं लेना है, समझना है उसका यूज क्या है। अगर आपकी बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज हो रही है, कहाँ यूज हो रही है? आपके बिजनेस में यूज हो रही है, तो वो PPE। अगर बिल्डिंग जो है वो रेंट पर देते हो, आप क्या देते हो? रेंट पर, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर बिल्डिंग को आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हो, तो फिर क्या है? ये आपकी इन्वेंट्री है। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो और आप उसको सेल करते हो, तो अभी आपकी सेल से नहीं हुई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग आपकी कहाँ क्लासिफाई होगी? इन्वेंट्री में क्लासिफाई होगी, ध्यान रखना। समझ गए? तो डेफिनेशन के बेसिस पर आप डिसीजन लोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट प्रिंसिपल। आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि असेट्स आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करोगे। तो इनिशियली आप किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे? इनिशियली आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। किस पर करोगे? कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। सब्सिक्वेंट जब मेजरमेंट होता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है, तब आप इसको कैसे मेजर करोगे? सब्सिक्वेंट मेजर होता है कॉस्ट आर NRV विच एवरेज लोअर, यानी कि जब आपने बैलेंस शीट में आप दिखाओगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाओगे,
इन्वेंट्री को तो किस वैल्यू पर दिखाओगे? कॉस्ट आर एनआरवी विच एवर इज लोअर पर दिखाओगे, ठीक। अब यहां पर हम समझते हैं, सबसे पहले तो इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पर। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल सी तीन कंपोनेंट होते हैं। कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और थर्ड है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट को समझते हैं। परचेज कॉस्ट मतलब मैंने परचेज किया, उसके ऊपर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला। जो एमआरपी थी वो 10,000 थी, और उस पे 1,000 का डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओ मेरी परचेज प्राइस कितनी होगी? 9,000। तो 9,000 मेरी क्या है? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना है इस चीज को। इसके अलावा जब मैंने परचेस करी तो उसके ऊपर है ना टैक्सेस भी लग के आ रहे, और ये टैक्स का मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। तो क्या ये टैक्स ऐड हो जाएंगे? कि हाँ, ये टैक्स ऐड हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी लगी, मैंने इंपोर्ट किया गुड्स को, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो इंपोर्ट ड्यूटी का जनरली रिफंड नहीं मिलता, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक। अगर मान के चलो कोई टैक्सेस लग रहे हैं वो रिफंडेबल है, रिफंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया $1,000 का, और ये मुझे रिफंड हो जाएगा 1,000 वापस से बाद में, जब मैं सेल करूंगा गुड्स को। तो बताओ क्या मेरे पॉकेट से कुछ जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, लेकिन टेम्पररी जा रहा है। अभी जा रहा है, उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो क्या मेरे पॉकेट से कुछ गया क्या एक्स्ट्रा? कुछ नहीं गया। मेरी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है क्या इस केस में? कुछ कुछ नहीं। तो इसका मतलब है अगर टैक्स रिफंडेबल होगा तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेरी कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, है ना। अब फैक्ट्री तक क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लग रहे हैं, हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लग रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आए, अब उसको आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन की कॉस्ट आएगी। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट लगेगी ना। लेबर लग रही है आपकी, फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे तो वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड को भी दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया है। दो टाइप के होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, कौन कौन से? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और सेकंड होता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, है ना। वो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आपका। चलो, तो प्रोडक्शन ओवरहेड को हम यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। एग्जाम में पूछा जाता है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को आप कैसे अलोकेट करते हो? अलोकेट करते हो मतलब, देखो फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है पहले वो समझो। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? ये वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते, मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसेस रिमेन द फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट है फॉर एग्जांपल के लिए $10,000। कितना है? $10,000 है, ठीक है। अब आप उसमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो? क्या ये चेंज होगा क्या? 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2,000, 3,000, कितनी भी करो, आपका फिक्स्ड रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी डिसाइड होती है कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन करने की। तो फॉर एग्जांपल के लिए 5,000 यूनिट है, कितनी है? 5,000 यूनिट। नॉर्मली कितना करते हो? 5,000 यूनिट। तो अब यहाँ पर अलोकेशन कैसे होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट, यानी कि हर यूनिट पर $2 चार्ज होगा। कितना? $2 कॉस्ट आएगी। तो हम क्या बोलेंगे? एक एक यूनिट की कॉस्ट है कितनी? $2, ठीक है। तो हमने अलोकेट कर दिया फैक्ट्री की कॉस्ट को $2 के बेसिस पर। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ डजेंट मैटर। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ फॉर एग्जांपल के लिए 1,000 यूनिटी। तो अगर हम 10,000 को 1,000 से डिवाइड करें तो कितना आता? $10 आता। क्या आता? $10 कॉस्ट आती। लेकिन हमने क्या लिया? नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर, ये ध्यान रख लेना। वेरिएबल प्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएबल प्रोडक्शन में एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर अलोकेशन होता है। एग्जांपल के लिए 10,000 यूनिट, $10,000 फैक्ट्री की, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो हम क्या करेंगे? कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी? फॉर एग्जांपल के लिए 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो $5 क्या आ जाएगी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इतनी कॉस्ट हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। दैट्स इट। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किया। फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे आप अलोकेट करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे अलोकेट करोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर। आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल पूछ लेंगे यहाँ पर। चलो, अब एक और पॉइंट बचा था हमारा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट का मतलब क्या? आप देखो, कॉस्ट ऑफ परचेस और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अलावा जितनी भी कॉस्ट लग रही है आपकी, जो कि नेसेसरी है, जो कि नेसेसरी है इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड कर रहे हो,
वो सबकी सब क्या हो जाएगी, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है। चलो, अब क्या इंक्लूड नहीं होगा ये भी इन्होंने बता दिया यहाँ पर। एबनॉर्मल वेस्ट अगर होता है तो उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। एक पॉइंट और बचा है जो कि मेन है, स्टोरेज कॉस्ट। क्या स्टोरेज कॉस्ट आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी बन के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है वो। अब आप उसको स्टोरेज कर रहे हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन स्टोरेज, स्टोरेज अगर आप क्या करते हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस करते हो, मतलब अभी आपकी इन्वेंट्री जो है ना, रेडी फॉर सेल की कंडीशन में नहीं है ये, उसके पहले आपको स्टोरेज करना जरूरी है। स्टोरेज करना जरूरी है। अगर आप स्टोरेज करोगे तभी आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाओगे, यानी कि रेडी फॉर सेल में ला पाओगे। तो फिर वो स्टोरेज कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में टेस्ट किया जाता है ये। एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कॉस्ट इंक्लूजन का। परचेज प्राइस हमारी कितनी है, 5 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 40,000, तो क्या करेंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 25,000 ऐड करेंगे। एबनॉर्मल वेस्ट ये ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखो, 5 लाख माइनस 40,000 प्लस 25,000, तो क्या आ गया, 4,85,000। एबनॉर्मल वेस्ट एक्सपेंस्ड इमीडिएटली, ये P&L में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट अ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अभी हमने इनिशियल मेजरमेंट किया था कॉस्ट पर, ठीक है, तब हमने कॉस्ट निकाली थी। अब हम बात करें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि बैलेंस शीट डेट पर हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर दिखाते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमें दो कंपोनेंट निकालना है, कॉस्ट क्या है और NRV क्या है। कब की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ना चैलेंजेस आते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी ये फाइंड आउट नहीं कर पाते। हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी ये डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। एस्टिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, हम ये पता कर लेते पहले कि किसी प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट लगेगी, किसी प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए 1 कप ऑफ टी बनाने के लिए क्या क्या उसमें आइटम लगेगा, हम पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि हाँ इसमें इतना मिल्क लगेगा, इतना पानी लगेगा, इतना इसमें टी लीव्स लगेंगे, इतनी शुगर लगेगी। ये सब हम एस्टिमेट कर लेते पहले, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करते हैं, अपना बजट बनाते हैं कि हाँ एक कप चाय बनाने के लिए इतनी कॉस्ट आएगी। तो वैसे ही इंडस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी उसका एस्टिमेशन पहले ही कर लिया जाता है। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल के लिए 100 है, तो क्या हम एक्चुअल कॉस्ट फॉर एग्जांपल के लिए एक्चुअल कॉस्ट, अभी तो हमें पता नहीं है, डिटरमाइन नहीं है एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए, ये किसके आसपास होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट के आसपास ही होना चाहिए। अगर एक्चुअल कॉस्ट के आसपास है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज कर सकते हो। सर अभी तो आपने बोला हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एक्चुअल कॉस्ट, आपने फिनिश गुड्स बना दिया, उसके बाद आपको बाद में पता चल गया कि इसकी कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल ईयर एंड पर आपको पता नहीं था, लेकिन ईयर एंड के बाद आपको पता चल गया वो कितनी आई, स्टैंडर्ड कॉस्ट 100, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई, $102, कितनी आई, $102 आई। मतलब $2 ही तो डेविएशन है, कितना डेविएशन है, कोई ज्यादा डेविएशन है क्या, नहीं, आसपास ही है। अगर ये आसपास है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर इन्वेंट्री की कॉस्ट 100, कितनी, 100, भले एक्चुअल में 102 लगी हो, लेकिन इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या मानी जाएगी यहाँ पर, 100 ही मानी जाएगी। तो देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, 100, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइंड लेटर 102, तो डिफरेंस कितना है, $2 पर यूनिट, बहुत कम वेरिएंस है इसमें। ठीक है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज माइनर एंड कमर्शियली रीजनेबल, द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंसिडर्ड टू क्लोजली अप्रोक्सीमेट एक्चुअल कॉस्ट, बहुत क्लोज है एक्चुअल कॉस्ट के। देयर फॉर इन अकॉर्डेंस विद द IS2, use of standard costing is acceptable, use of standard costing acceptable for the inventory valuation when the actual unit cost cannot be determined। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन्वेंट्री को किस पर दिखाएंगे, 100 पर दिखाएंगे एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ध्यान रखना ये वर्ड अप्रोक्सीमेट,
एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट के आसपास होना चाहिए। अगर है तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसलिए फोकस करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट आपका रिटेल मेथड। अब रिटेल मेथड कब यूज की जाएगी, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर कॉस्ट फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है। अब जो रिटेल सेक्टर होता है वहां पर है ना बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। आप किराना या जनरल स्टोर को इमेजिन करो, वहां पर कितने अलग अलग टाइप के गुड्स होतेंगे, तो बहुत अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री होती होगी। तो क्या करें यहाँ पर, अब हर एक का कैलकुलेशन करें क्या, नहीं, छोटे छोटे चीज़ों का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट कितनी है हमारी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी, हमें बहुत सारी लेबर वहां पर लगाना पड़ेगी कि काउंट करो कितनी इन्वेंट्री है, कितने की इन्वेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड ने बोला कि आप रिटेल मेथड यूज करो, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी कितनी है और आप उस पर कितना मार्जिन अर्न करते हो। आप क्या करो, आपकी एमआरपी में से मार्जिन माइनस कर दो तो क्या बचेगा, कॉस्ट बचेगी। दैट्स इट, यही है आपकी रिटेल मेथड। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल भी है, फॉर्मूला बता देता हूँ कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे इस केस में। सेल्स वैल्यू माइनस नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू कितनी है 2 लाख, ग्रॉस मार्जिन कितना है 30%, तो 30% ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो क्या बचेगा, कॉस्ट बचेगी। ठीक, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई 200, 200 मल्टीप्लाइड बाई 70% कर दिया हमने डायरेक्टली, या आप ऐसा कर दो 30% माइनस कर दो तो यही रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इंटरचेंजेबल आइटम एंड कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला। अगर आपका जो इन्वेंट्री वो कैसा है, इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या हुआ इंटरचेंजेबल, मतलब मान के चलो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं किसमें, वाटर बॉटल में। हम वाटर बॉटल परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने बहुत सारी वाटर बॉटल परचेज करी होगी एट अ डिफरेंट डिफरेंट रेट पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वाटर बॉटल मैंने परचेस करी $10 पर, एक $9 पर, एक $8 पर, एक $11 पर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट परचेस करके मैंने गोडाउन में रख दी। अब क्या है, ये चेंज हो गई ना, मिक्स हो गई। अब कौन सी बॉटल हमारे पास बची हुई है लास्ट में, ईयर एंड पर हमारे पास कौन सी बॉटल बची है, क्या ये हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है और हम इसको क्या सेपरेट रख सकते हैं क्या, अलग अलग, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ना, हमें बहुत बड़ा गोडाउन लेना पड़ जाएगा फिर तो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये इंटरचेंजेबल है, मिक्स हो जाती है, हम पता नहीं कर पाते कि कौन सी वाली बॉटल बची है हमारे पास, $8 वाली बची है, $9 वाली बची है, तो फिर क्या करें, तो हमें अजम्पशन लेना होता है। तो यहाँ पर कौन से अजम्पशन अलाउड है, जिसको कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं। तो दो कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला अलाउड है, या तो फीफो मेथड लगा लो या फिर वेटेड एवरेज मेथड लगा लो। लीफो मेथड अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, लीफो मेथड नॉट अलाउड, ध्यान रखना। चलो अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फीफो मेथड का क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले सेल हो गया, जो पहले आया वो पहले सेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक देखो, किसी भी आइटम का एग्जांपल के लिए ले लेते, तो कोई भी यूनिट है, हम किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसकी 200 यूनिट हमारे पास ओपनिंग में थी, और कॉस्ट क्या थी, एक यूनिट की 10 रुपीज थी। हमने और परचेस किया 312 रुपीज की रेट से, 400 यूनिट्स परचेस करी 14 की रेट से, 600 यूनिट परचेस करी हमने, सॉरी 600 यूनिट टोटल ड्यूरिंग द पीरियड सेल करी। हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितनी यूनिट्स अवेलेबल थी सेल्स करने के लिए, तो देखो 200 प्लस 300 500 होता है, प्लस 400 ये होता है टोटल 900। तो 900 यूनिट्स हमारे पास थी ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें से हमने 600 सेल कर दी, तो बची कितनी 300। तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है यहाँ पर, है ना, यूनिट्स में 300 यूनिट्स बची। अब क्वेश्चन आता है इसकी कॉस्ट क्या, तो क्या बोलोगे कौन सी वाली बची, नॉर्मल आप सोचो, अभी अब अजम्पशन कुछ मतलब फीफो लिफो सब छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सी वाली यहाँ पर यूनिट से बची है, क्या हमने ये वाली परचेस करी थी, ये वाला बचा है क्या, क्या ये वाला बचा है क्या, या फिर इसमें से कुछ गुड्स बचा, नहीं पता ना। तो हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे, जो हमारे गोडाउन में पहले आया था वो पहले सेल हो गया होगा, यानी कि फीफो मेथड लगा रहे हैं हम, कैसा अजम्पशन ले रहे, फीफो अजम्पशन ले रहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का अजम्पशन ले रहे। ठीक, तो फर्स्ट इन आउट, ये आउट हो गया, ये फर्स्ट आया था ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया का, यस ये भी आउट। तो हमारे पास जो 300 बचा है वो किस में से बचा होगा, इस लास्ट वाले में से बचा होगा, है ना, क्योंकि अभी तक ये आउट नहीं हुआ। ये 400 परचेस करी थी तो 100 इसमें से चली गई है, बची कितनी 300। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी एज पर फीफो। तो देखो यहाँ पर 300 मल्टीप्लाइड बाई 14,
क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई, क्या आ गई, कॉस्ट निकाली हमने। ठीक। चलो, अब वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर वेट देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स परचेस करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे रेट से। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे रेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ओपनिंग में हमारे पास क्या था, 200 यूनिट्स थी। एक यूनिट की रेट क्या थी, 10 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट का गुड्स था, ओपनिंग में 2000 की कॉस्ट का गुड्स था। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। परचेस करा हमने, 300 यूनिट परचेस करी, क्या रेट है, 12 रुपीज पर यूनिट। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई, ये जो परचेस करी हमने 3600 की, हमने यहाँ पर ये परचेस करी है। फिर सेकंड हमने परचेस करी 5600 की। तो ऐसे ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस करी है टोटल, उसकी यहाँ पर कॉस्ट है इंक्लूडिंग ओपनिंग। ठीक है। तो हमारे पास कितनी कॉस्ट का गुड्स है, हमारे पास 11,200 की कॉस्ट का गुड्स है टोटल। तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट है टोटल, टोटल हमारे पास 900 यूनिट्स है। तो आप मुझे एवरेज कॉस्ट बता सकते हो कि हाँ, तो हम क्या करेंगे, 11,200 को डिवाइड कर देंगे 900 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इस एवरेज कॉस्ट को क्या बोल रहे हैं हम, वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पता है वेट दे दिया है, क्या दे दिया है, वेट दे दिया है ना, वेट निकाला है ना हमने। हमने सिंपल सा रेट लिया है, क्या रेट का एवरेज कर रहे हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पर क्वांटिटी का वेट दे रहे हैं। तो इस वजह से अब आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या निकल के आ गई, 12.44 अप्रोक्सीमेट। ठीक। हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है, 300 क्लोजिंग यूनिट्स बची है। तो 300 को मल्टीप्लाइड कर दो 12.44 से, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला निकाल रहे हैं। चलो, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो, फीफो और लीफो में। जो फीफो में हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आया 4200, और वेटेड में कितना है, 3732। जबकि यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है ना, क्वेश्चन मैंने सेम लिया हुआ है ताकि ये कंपैरिजन करा सकूं। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट आ रही है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है क्या, डिफरेंट आती है क्या, हाँ डिफरेंट आ सकती है। डिफरेंट आ सकती है आपका फीफो और वेटेड एवरेज से। रीजन क्या है ये डिफरेंस आने का, तो जो फीफो था, फीफो में हम जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो किस वैल्यू पर है, वो लेटेस्ट प्राइस पर है, जो करंट मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है ना, उस प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा वाला इन्वेंट्री बचा है, जो लास्ट में हमने परचेस किया था, और यही तो करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखो हमारी इन्वेंट्री किस पर आ रही थी, 14 पर आ रही है ना। ये देखो लिखा है, लेटेस्ट हायर कॉस्ट यूनिट्स रिमेन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर जो सबसे महंगा वाला गुड्स है अभी भी इन्वेंट्री में है। जो चीपर गुड्स था वो तो सेल हो गया, देखो 10 12 वाला सेल हो गया, 14 वाला बचा है, इसलिए हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। जबकि वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया सबका, क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी मेथड करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है, फीफो या वेटेड। तो आप बताना, फीफो मेथड, ध्यान रखना। वेटेड एवरेज में तो हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया सब कुछ, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ना। अभी करंट में मार्केट प्राइस क्या चल रहा था, 14, और जबकि हम यहाँ वैल्यूएशन कितने पर कर रहे हैं, 12.44 पर ओनली। चलो आगे बढ़े। तो आप ये मत समझना बहुत टाइम लग रहा है सर रिवीजन में। आपके पता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए, जो आपके बीपीबी के रिवीजन किट में, कप्लान के रिवीजन किट में है ना, वो सारे यहाँ पर मैं कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, हमारे पास जो इन्वेंट्री अगर हम उसको मार्केट में सेल करें तो उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जांपल के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 100, तो क्या ये एनआरवी है क्या, नहीं। इस इन्वेंट्री को सेल करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट भी लगेगी, इन्वेंट्री को सेल करने के लिए कुछ कॉस्ट भी लगेगी। फॉर एग्जांपल के लिए $10, तो 100 - 10, तो क्या आया, $90 आया, क्या आया, $90। तो ये $90 हमारी नेट रिलायजेबल वैल्यू है, मतलब हम कितना नेट रियलाइज कर पाएंगे इस इन्वेंट्री से, दैट इज द नेट रिलायजेबल वैल्यू। अब मान के चलो हमारे पास जो इन्वेंट्री है ना, अभी उसमें और कुछ कॉस्ट इनकर्ड करना है, अभी करानी करना है, तभी वो सेल हो पाएगी। मान के चलो हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसमें $5 का मुझे और कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, अभी करानी है, करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, क्या है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट $5। तो बताओ अब एनआरवी कितनी, सर सेलिंग प्राइस तो 100 है, कॉस्ट टू सेल्स $10 है, $5 और लग जाएंगे हमारे, अभी लगे नहीं, लग जाएंगे। तो मेरे हाथ में कितना आएगा, ओनली $85, कितना आएगा, ओनली $85। तो ये $85 मेरी क्या है,
एनआरवी है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल के थ्रू। आओ फॉर्मूला याद रखो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वर्डिंग्स। एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। ठीक है, तो एस्टिमेटेड ध्यान रखना, रियल में नहीं, एक्चुअल में लगी नहीं है अभी तक, लगी होती तो कॉस्ट में ऐड हो जाती वो। अगर ये इनकर्ड हो जाती ऑलरेडी तो ये कॉस्ट का पार्ट बन जाती ना, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती। ये लगी नहीं है अभी, ध्यान रखना, एस्टिमेटेड है। कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स, ठीक है, तो देखो लिखा भी मैंने, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट मतलब कॉस्ट टू मेक द गुड्स रेडी फॉर सेल्स, गुड्स को रेडी फॉर सेल्स में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, होगी, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अब एक कंफ्यूजन आता है, सर वो जो आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली, इन्वेंट्री की कॉस्ट में भी वहां पर पॉइंट आया था अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट जो असेट्स को उसके प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए की जाती है। असेट्स को रेडी फॉर सेल कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, उसको हम क्या करते हैं, असेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो सर ये भी तो कॉस्ट क्या कैसी है, असेट्स को रेडी फॉर सेल में लाने के लिए कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, तो ये भी तो कॉस्ट में जाना चाहिए थी, ना कि एनआरबी में से डिडक्ट होना चाहिए थी। तो डिफरेंस समझो, वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है, उसको हम कॉस्ट में ऐड करते। ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुई है, एस्टिमेटेड है ये, फर्दर कॉस्ट है, अभी लगी नहीं है, लगेगी, अभी एक्चुअल में लगी नहीं है, ध्यान रखना। ये हमने एस्टिमेशन लगाया है कि इतनी कॉस्ट लगेगी इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाना है तो। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। हाँ, तो कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स मतलब कॉस्ट टू एक्चुअली सेल द गुड्स, गुड्स को एक्चुअली सेल करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है उसको बोलते हैं कॉस्ट टू सेल्स। मतलब अगर सेल्स नहीं होगी तो ये कॉस्ट भी इनकर्ड नहीं होगी, अगर सेल होगी तभी ये कॉस्ट इनकर्ड होगी। मतलब इसका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है सेल के साथ में, अगर सेल होगी तो वो कॉस्ट इनकर्ड होगी, अगर सेल नहीं होगी तो वो कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगी। तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट टू सेल्स बोलेंगे। मतलब ये कॉस्ट को हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे, तो एनआरवी आ जाएगी हमारी। चलो ठीक है, तो मैंने अगली दो स्लाइड भी आपको समझा दिया। चलो, अब है ना, यहाँ पर कुछ केस है, ये आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, या बीपीपी या कप्लान के एग्जाम किट में देखोगे, तो उसकी एक मैंने ना समरी बना दी, उसको केस में कन्वर्ट कर दिया। अब केस में कन्वर्ट कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। समझो, ये सारे केस हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन है ये। आपकी कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट टू सेल्स का मतलब क्या, अब यहां से आप आइडेंटिफाइड करो, क्या ट्रेड डिस्काउंट आपका कॉस्ट टू सेल्स है? यस, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स है। अगर सेल्स होगी तो ये आप डिस्काउंट दोगे ना, ट्रेड डिस्काउंट। तो आप क्या करोगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, तो आपकी एनआरवी आ जाएगी। ठीक, तो ट्रेड डिस्काउंट आप डिडक्ट करोगे सेलिंग प्राइस वाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी, यस करोगे। सेल कमीशन, सेल के ऊपर कमीशन दोगे, क्या उसको डिडक्ट करोगे? यस, कॉस्ट टू सेल्स है ये, तो इसको भी करोगे। डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस, अगर वो नेसेसरी हो, नेसेसरी हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये हैंडलिंग डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड करना होगी, तभी तभी क्या कर पाएंगे, हम सेल कर पाएंगे, तो ये क्या हमारी नेसेसरी कॉस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो लिखा है, नेसेसरी टू फुलफिल द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट द सेल्स। ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट भी वर्ड आ सकता है या कैश डिस्काउंट भी आ सकता है। तो बताओ, ये तो सेटलमेंट है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी से पेमेंट दे दे कस्टमर के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं। ये सेल्स के टाइम पर नहीं दिया जाता, ये कब दिया जाता है, जल्दी पेमेंट करने के लिए, सेल्स हो चुकी है हमारी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये डिस्काउंट देते हैं कि हमें जल्दी से पेमेंट कर दो, जल्दी से पेमेंट करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। दैट इज द कैश डिस्काउंट, जल्दी से सेटल कर दो यानी कि सेटलमेंट डिस्काउंट। तो ये तो सेल्स होने के बाद की प्रोसेस है ना। एडमिन एक्सपेंसेस क्या माइनस करोगे, नहीं करोगे। जनरल जनरल एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं करोगे, है ना, क्योंकि ये जनरल किए जाते हैं, स्पेशली सेल्स के लिए नहीं है। तो प्रमोट फ्यूचर सेल्स नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट करंट सेल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये पूछा जाता है जनरली। ठीक, चलो,
नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स के ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी है, फटाफट समझ लो। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है 1000, सेल्स कमीशन कितना है 50, डिलीवरी कॉस्ट कितनी है 50, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20, सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है 10। बताओ इसमें से क्या क्या माइनस करोगे एनआरवी निकालने के लिए। सर ये सारा माइनस कर दो ना, सभी तो कॉस्ट लग रही नहीं, सेटलमेंट डिस्काउंट मत माइनस करना, ठीक है। बाकी सारी कर दो। तो 1000 में से 50 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो, 20 माइनस कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 900। तो सेटलमेंट डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और एग्जांपल देखो एनआरवी। ये सारे ना आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर मत करना। ऐसा मत सोचना कि समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ कर लो तो आपको कप्लान और बीपीपी में या स्टडी हब में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआरवी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है 1,60,000। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 1,75,000। तो हमें क्या देखो, कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, एनआरवी फाइंड आउट करना है। तो एनआरवी के लिए देखो डाटा दे रखा है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट टू कंप्लीट दे रखा है और कॉस्ट टू सेल्स दे रखा है। क्या ये माइनस कर देंगे दोनों, यस। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से हम ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, 22,000 आएगा ये, है ना। तो 22,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 153। तो एनआरवी कितनी आ जाएगी 153। तो बताओ कॉस्ट कितनी है 160, एनआरवी कितनी है 150। विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा उस पर हम क्या दिखाएंगे, इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक, तो इन्वेंट्री वैल्यू क्या आएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट 1,60,000 एंड एनआरवी 1,53,000, दैट इज द लोअर कौन सा आ रहा है 150। तो इन्वेंट्री शो एट 1,53,000, बैलेंस शीट में किस पर शो होगी 1,50,000 पर। चलो नेक्स्ट आते हैं। एनआरवी इज असिस्ड आइटम बाय आइटम नॉट इन टोटल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, है ना, बहुत इजी है। आप ये मत देखो बहुत बड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको है ना आइटम बाय आइटम देखना होता है, हर आइटम का आपको एनआरवी निकालना पड़ेगा। तो हम एनआरवी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो एनआरवी कैलकुलेट कर लो। 1300 माइनस कॉस्ट टू सेल्स और कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 1100। ऐसे 750 में से 50 माइनस कर लो, 900 में से 100 माइनस कर लो तो 800। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया डाटा, कॉस्ट निकल के आ गई हमारे पास, एनआरवी निकल के आ गई इंडिविजुअल आइटम की। ठीक है, तो यहाँ एक जगह लिख दो पहले इसको, एक जगह लिख दिया मैंने, ये देखो आइटम को कॉस्ट लिख दी और एनआरवी लिख दी। ठीक है, अभी इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे ये बोल रहा है। क्या समझाना चाह रहा है हमें ये एग्जांपल, कंपैरिजन आप कैसे करोगे। आप ऐसा मत करना कि टोटल कॉस्ट लगा लो, टोटल कॉस्ट लगा लो, इधर टोटल एनआरवी लगा लो और फिर इसको कंपेयर कर लो कि विच एवर इज लोअर। ऐसा मत करना, आपको कैसे करना है आइटम बाय आइटम। यानी कि ए ए आइटम की देखो कॉस्ट कितनी है 1000 और एनआरवी कितनी 1100। तो यहाँ पर इन्वेंट्री किस पर दिखाओगे बैलेंस शीट में, विच एवर इज लोअर क्या मानोगे, कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ पर दिखा दोगे आप, ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। यहाँ बी में क्या दिखाओगे, विच एवर इज लोअर, एनआरवी इज लोअर, एनआरवी आपकी लोअर है तो आप किस पर दिखाओगे 700 पर। ठीक है, यहाँ पर किस पर दिखाओगे, कॉस्ट पर दिखाओगे। तो ये आ गई। चलो, तो ये आ गई आपकी इंडिविजुअल आइटम की, आपने क्या निकाल लिया, कंपैरिजन कर लिया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपैरिजन कर लिया, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा 2300 आपका इन्वेंट्री का वैल्यू आ जाएगा। ये आपकी टोटल इन्वेंट्री है। आप देखो क्या गलती करोगे वो भी मैंने लिख दिया है ना। रॉन्ग अप्रोच क्या है, टोटल कॉस्ट, आप क्या करोगे टोटल कॉस्ट लगा लोगे, ये टोटल लगा लोगे इसका और इसका टोटल लगा लोगे। तो देखो नेक्स्ट है, टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी आपने लिख दी, अब आप इसका कंपैरिजन करोगे तो कितना आएगा 2400। कितनी आएगी 2400, जबकि हमारी यहाँ पर कितना आया 2300। सही तरीके से करोगे तो 2300, गलत तरीके से करोगे तो कितनी इन्वेंट्री दिखेगी 100 से इन्वेंट्री ज्यादा दिखेगी, ओवर वैल्यू दिखेगी ना 100 से। और पता है इसमें क्या होगा, आपका 100 का जो लॉस था वो छुप जाएगा। ये यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है ना, देखो आपकी कॉस्ट होती है 100 लेकिन उसकी एनआरवी कितनी ओनली 700, तो 100 का लॉस हो रहा है ना आपको, रिटर्न डाउन कर रहे हो आप, ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो रहा है यहाँ पे 100 का। तो ये लॉस छुप जाएगा अगर आप गलत अप्रोच फॉलो करोगे तो। लिखा भी है, लॉस ऑन प्रोडक्ट बी 100 इज हाइडन बाय प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट ए एंड सी। जो ए और सी पर जो प्रॉफिट है उससे ही छुप जाएगा, सीधी सी बात है। इन्वेंट्री गेट्स ओवर स्टेटेड, तो आपको ये गलत अप्रोच है, ये फॉलो नहीं करना है। दिस इज नॉट अलाउड अंडर द IS2। अब ये समझ में नहीं आती, MCQ आ जाता है 2 नंबर आपके चले जाते हैं। आप ऐसा करके आ जाओगे एग्जाम में तो गलत हो जाओगे। है छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं, आपको क्या करना है, आपको ये फिगर दे देंगे, है ना, आपको ये भी दे देंगे, हो सकता है आपको ये दे दे पूरा की पूरा डाटा दे दे, और आपको अब क्या करना है, बताना है कि एनआरवी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस वैल्यू पर करोगे। इन्वेंट्री की वैल्यू बताना है आपको इस क्वेश्चन में।
तो आप ऐसे मत करना, इसका टोटल मत लगाना, इसका टोटल मत लगाना, है ना। टोटल कंपैरिजन नहीं करना, क्या करना है, आइटम बाय आइटम हमें कंपैरिजन करना है। समझ में आ गया आइटम बाय आइटम किसको बोलते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस की तो हमने एनआरवी सीख ली है ना। क्या फॉर्मूला है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल्स माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल्स। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ स्पेशली पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की एनआरवी कैसे असिस्ट की जाती, कैसे कैलकुलेट की जाती? जनरली है ना, रॉ मटेरियल की एनआरवी नहीं निकाली जाती। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को हम सेल नहीं करने वाले। हम तो उसको रॉ मटेरियल को यूज करेंगे प्रोडक्शन में और उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे, और फिनिश गुड्स को हम सेल करते हैं। इसलिए जनरली जो है रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर ही रखा जाता है। लेकिन फिर यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास रॉ मटेरियल है 100 का, हमारे पास 100 का रॉ मटेरियल है। लेकिन ये रॉ मटेरियल जिस हम फिनिश गुड्स में यूज करेंगे ना, उसकी एनआरवी है ना कम हो गई उसके कॉस्ट से। अगर ये एनआरवी कम हुई है रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, या फिर रॉ मटेरियल के डैमेज होने की वजह से, ये रॉ एनआरवी है ना कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको हम रिटर्न डाउन कर लेंगे, मतलब हम लॉस बुक कर लेंगे एक तरीके से। हम उसको किस पर लेके आ जाएंगे, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल की? 100। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? आज अगर हम रॉ मटेरियल को रिप्लेस करते तो कॉस्ट कितनी है? $80 है, ठीक, ये इंफॉर्मेशन है। अब एक और इंफॉर्मेशन दे दी, गुड, यहाँ पर क्वेश्चन है। नॉर्मली हम किस पर दिखाते, भले ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है क्वेश्चन में, हम किस पर दिखाते, 100 पर दिखाते। लेकिन देखो एक इंफॉर्मेशन और है, फिनिश गुड्स एनआरवी लेस देन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। रॉ मटेरियल की प्राइस में इंक्रीज हो गया, इस वजह से हम, हमारी जो है नेट रिलाइजेबल वैल्यू कम हो रही है। अगर ये रीजन है तो अब हम क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर क्या कर लेंगे, अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल को लेके आ जाएंगे। यानी कि 100 से किस पर लेके आ जाएंगे, 80 पर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ₹20 का लॉस बुक हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, रिटर्न डाउन, रॉ मटेरियल विल बी रिटर्न डाउन टू ₹80। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है एनआरवी लेस देन कॉस्ट। क्यों एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाती, क्या रीजन है? एनआरवी में फॉल बिलो कॉस्ट ड्यू टू, तो ये रीजन से बताए गए। क्या हो सकता है, हमने जो एस्टिमेटेड लगाया था सेलिंग प्राइस वो 100 था, अब हमारी या तो क्या हो गई, कॉस्ट ही बढ़ गई, 100 से ज्यादा 120 हो गई, है ना। ये क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में एरर आ गई। या फिर अ, हमारी सेलिंग प्राइस ही कम हो गई, सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही कम हो गई, वही 60 आ गई, तो हमारी एनआरवी ऑब्वियसली बात है कम आ जाएगी। या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, तो उसकी वजह से भी अब क्या हो जाएगी, एनआरवी कम हो जाएगी। या आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, फिजिकल डिटोरेशन हो गया हो, या स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू सेल एट अ लॉस जियो ने करा, अपने अपने क्या करा, डाटा को कम पर सेल किया ना। ये हमारी क्या है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी हमारी, कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लॉस पर ही सेल कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली बात है तो आपकी एनआरवी कम ही आएगी, है ना। तो ये पॉसिबल रीजन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, replacement cost is always irrelevant for the NRV because the replacement cost relates to the purchase या production decision, not to sales, है ना। आपको एग्जाम में क्या दे देंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दे देंगे, वो इरिलीवेंट है, उसको यूज मत करना। अभी तो करा हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो सिर्फ रॉ मटेरियल के केस में ध्यान रखना, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑलवेज इररिलेवेंट फॉर एनआरवी कैलकुलेशन। हम यहाँ पर एनआरवी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लॉस बुक कर रहे थे, रिटर्न डाउन के लिए यूज कर रहे थे। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज नहीं की जाती, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना परचेज से रिलेटेड है। हम जब डिसीजन लेते हैं परचेज करना है या नहीं करना, तब ये काम आती है, ना कि सेल्स के लिए। और एनआरवी क्या है, सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो एक सिनेरियो से समझाता हूँ। अ कंपनी होल्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट, कितनी कॉस्ट अभी तक इनकर्ड हो गई है, 1000। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 1300। कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है, 100। कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स कितनी है, 50। तो बताओ मुझे एनआरवी कितनी होगी, 1300 माइनस 100 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, 1150, ठीक है। 1150 देखो एनआरवी निकल के आ गई। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई यूज नहीं है, भले ही वो 900 है ना, डजेंट मैटर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन्वेंट्री किस पर दिखाए, तो इन्वेंट्री दिखाते कॉस्ट और एनआरबी वीसेरिस लोअर पर। तो कॉस्ट कितनी है 1000, एनआरबी कितनी है 1150। तो कौन सा लोअर है, कॉस्ट लोअर है यानी कि 1000 पर हम दिखाएंगे, कितने पर दिखाएंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी 1000। अब आप ऐसा कंपैरिजन मत कर देना कि सर कॉस्ट तो 1000 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 900 है, तो 900 को कंसिडर कर लो, गलत हो जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इन्वेंट्री विल बी कैरीड एट 1000। अच्छा, एक और डाउट आता है, बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, ये फर्दर कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट टू कंप्लीट, वो क्या करते हैं इस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। कॉस्ट में ऐड नहीं करना, क्योंकि ये कॉस्ट एक्चुअल में इनकर्ड हो चुकी है। और ये जो कॉस्ट होती है ना, ये फर्दर कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, अभी इनकर्ड नहीं हुई है। तो ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है टिल डेट, ठीक है। वही तो कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में लगने वाली है, वो आपकी फर्दर कॉस्ट होती है, वो एनआरबी कैलकुलेशन में काम आती है। तो चलिए आईएस 2 का रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।